अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है वो डिसीजन ट्री है हमारे पास। डिसीजन ट्री मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये कैसे काम करता है और क्या होता है। तो थोड़ी चीज़ें मैंने बना ली हैं और बना कर मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, डिसीजन ट्री समझाने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, सही है। अच्छा, ये मैं आपको जो है लास्ट टाइम मैंने बताई थी, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो मैंने आपको क्लास क्लास में बताया था कि आपको आपके पास अगर आपको सॉल्व करना है, एक नॉर्मल डिसीजन लेना है, तो पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा के बाद लिखेंगे हम कॉस्ट फंक्शन, हम कहते हैं सी एफ एक्स। सी एफ एक्स के माने होते हैं कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर आगे दो कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है। इक्वल टू हटा दे रहा हूँ मैं, वरना इक्वल टू में ये समझेगा कि फॉर्मूला है। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, दो चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास जो होती है अथवा आर ऑफ एक्स कहते हैं, तो ये होता है रेवेन्यू फंक्शन। लास्ट में हमको बर्गर वगैरह की एग्जाम्पल करवाई थी, आपको याद है? ये लास्ट टाइम मैंने बर्गर वगैरह की एग्जाम्पल करवाई थी, आपको याद हो? ठीक है। तो आज मुझसे लैब करवा दूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा सप्लाई चेन के अंदर हम किस तरह से उसको यूज कर रहे होते हैं। तीसरा फंक्शन है, इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स। ये बेटा आप ऐसे ही पूछो मुझसे, बेटा वैसे ही पूछ लो। हाँ बेटा, तो मैंने बताई, समझाने के लिए बताया था, क्योंकि मुझे टॉपिक ये करवाना था, आपको मैंने बता दिया। ये तीन तीन चीजें हमारे पास हैं। अच्छा, इस चीजों को हमें आज अप्लाई करना है सप्लाई चेन के अंदर, तो मैंने लैब बनाई है। आपकी बुक की लैब है, ऑलरेडी आपके पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसको समझाया हुआ है। तो ये लैब जो है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करवा देता हूँ, तो उससे फायदा ये होगा आप लोगों को कि समझ में आ जाएगा कि क्या है इस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले जो है जो चीज़ आपको बतानी है, वो ये बतानी, मैं डॉक्यूमेंट पहले आपको भेज देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करता हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट आपको भेज जाए। ठीक है, क्या आ गया? अच्छा, इसको ले लिया आपने। ये नेटवर्क का, नेटवर्क का ही मसला है सारा का सारा इसमें। खैर मैं आपको इसमें नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको उसमें दे देता हूँ। क्या कहते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने आपको भेज दी थी सारी। अच्छा, अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है, इसको समझना है बेटा। यहाँ पे क्या था, ये नोड है, यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन है, प्रॉफिट है, तीन चीजें हमारे पास। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि इसको हम कहते हैं पीरियड 0, इसको कहते हैं पीरियड 1, इसको कहते हैं पीरियड 2। सही है, हमारे पास इस तरह से चल रहा है। फाइनल जो फैसला होता है हमारे पास, हम ये देख रहे होते हैं कि किस पर्सपेक्ट से हमें क्या चीज मिल रही है। अच्छा, 0.25 क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास अकरेंस की 0.25 है, यानी कि 25% चांस हमारे मौजूद है।
अच्छा, ये हमारे पास डिमांड कहलाता है, सही है, डी कहते हैं उसको, सही है। और दूसरा ये हमारे पास स्पॉट प्राइस जो है, एक उस वक्त की कीमत, स्पॉट प्राइस के माने उस वक्त आप किस कीमत में दे रहे हैं, उस स्पॉट प्राइस दैट इज पी। अच्छा, ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है, सही है। रेवेन्यू की वैल्यू इन्होंने सवाल में गिवन दी हुई है 1.22, ये मैंने फिक्स नहीं की हुई, और ये 1.22 कहला रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास जो है आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, मैं आपको ये बताता चला जाता हूँ। अच्छा, ये वाला जो है आप, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाला जो फॉर्म है, ये मैंने आपके आसानी के लिए जो है इसको सॉल्व करके लिख दिया है मैंने। इसके अंदर ये तीनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये तीनों डिमांड जो है वो तीनों डिमांड हमारे पास सेम है, तो हमने तीनों डिमांड को एक तरह लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी तीनों डिमांड सेम है, तो यहाँ पे भी हमने तीनों को एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी डिमांड सेम है, तो हमारे पास डिमांड के अंदर जो है वो सेम वैल्यूज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इसके अंदर पहली जो डिमांड थी हमारे पास, उसमें प्राइस जो है 1.45 है, 1.19 है, 0.97 है, इससे कम प्राइस नहीं हो सकते इसका। इसमें ये क्या, 1.45, 1.19, 0.97, ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि कराची के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती होती है, सही है। मगर पूरे वही प्राइस जो है वो कराची वाले भी दे रहे होते हैं, हालांकि सस्ता पेट्रोल को मिल रहा होता है, और उसके बावजूद भी वो वही प्राइस दे रहे होते हैं जो गिलगित के अंदर लोग दे रहे होते हैं, जो बल्तिस्तान के अंदर लोग दे रहे होते हैं, ताकि इंटरनल प्रोविंशियल स्मगलिंग ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि उस चीज़ को हम मैटर करते हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपको? तीनों बात समझ में, 1 2 3 प्राइस और सेम समझ में आ गया, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। समझ में आया? अरे बोल दो भाई। हाँ, वाई प्राइस नॉट सेम? प्राइस जो है, देखिए मैंने आपको बताया, मैंने लास्ट टाइम बताया था, सुबह आप क्लास में थे भी ऑलरेडी, कि आपके पास जब हम एलएनजी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो एलएनजी क्योंकि पोर्ट कराची में, अब वो पोर्ट जब कराची के अंदर है, तो उसकी जो कीमत होती है वो आपके पास उस पर जो जो कॉस्ट होती है आपके पास ट्रक की, बाउजर की कॉस्ट होती है, या जिससे आप सप्लाई कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट नहीं लगती है, तकरीबन नेग्लिजिबल होती है। वही एलएनजी की कॉस्ट अगर हमें एलएनजी को ट्रकों में लाद कर ले जाना पड़े बल्तिस्तान के अंदर या चाइना बॉर्डर के अंदर, तो हमारे पास जो कॉस्ट होती है तो वो तकरीबन आपके पास किलोमीटर के हिसाब से आपको देनी पड़ती है, ऐसा है कि नहीं? अब वो कॉस्ट मिसाल के तौर पर जब 10-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं उस बाउजर पे, तो 15 हज़ार रुपये कराची से चल रहा है और चलते चलते बल्तिस्तान पहुंच रहा है, तो उस पर एडिशनल कॉस्ट 15 हज़ार रुपये उस एलएनजी पे लग गई, तो उस पर लग गई, तो उसके प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, हाँ या ना? बताइए जरा, हाँ या ना? वो पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? वो पैसे पक्के पक्के बढ़ेंगे। तो ये इस वजह से बढ़ेंगे कि कराची के अंदर तो उसकी जो है पोर्ट से उतरा और आपने यही इस्तेमाल कर ली, तो अगर लेट से हमारे पास एलएनजी जो है वो 100 रुपये केजी मिल रही थी आपके पास, तो अब आपके पास एलएनजी जो है आपको मिलेगी, बल्तिस्तान के अंदर जो एलएनजी मिलेगी 110 रुपये मिलेगी, 120 रुपये मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी उसमें। बस सच है, हाँ या ना? सही है ना? अब जब ये आपको लग जाएगी, फिर आपको रेवेन्यू कितना कमा रहे हैं? अब आपको रेवेन्यू कमा रहे हैं, आपने फिक्स कर दिया कि हम 2.25 रुपये ले रहे हैं, सही, यानी कि 1.22 जो है हमसे पैसा ले रहे हैं। अब 1.22 जो पैसा ले रहे हैं तो हमको कैलकुलेट कैसे होगी, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, सही है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो अब हम करेंगे क्या, आपके पास यहाँ पर, अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है G25, सही है। तो हमारे पास क्या है, G25, तो जी क्या है हमारे पास, ये रहा जी, और ये हमारे पास क्या 25 है, G25 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास क्या है, $I, $24, ये वैल्यू हर एक से मल्टीप्लाई, स्टैटिक कहते हैं। अगर हमें यही वैल्यू बार बार इस्तेमाल करनी हो, तो हम $I, $24 करेंगे, तो ये इस फील्ड से नहीं हटेगा, ये क्या करेगा, ये इस फील्ड से नहीं हटेगा,
डॉलर आई और डॉलर 24 से नहीं हटेगा। ठीक है बेटा, मैंने 17 लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो हमारे पास क्या है, डॉलर आई डॉलर 24, तो डॉलर आई डॉलर 24 ये रहा। कि अब ये वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप रेवेन्यू फंक्शन के माने ही यही होते हैं, हमारे पास हम कितना रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट होगी उस पर हम एक $1.22 जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये $1.22 जो है हम चार्ज करेंगे। डिमांड हमारे पास क्या है, 14,000 यूनिट की है। तो एक यूनिट पे हम जो चार्ज कर रहे हैं तो हमारे पास 1.22 चार्ज कर रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो रेवेन्यू बना वो बना 1,73,680, ये बना हमारे पास। ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना, ये बताओ। जी समझ में आई नहीं आई, समझ में आ गई। तो आपके पास जो बना एक 1.22, ये 1.22, 1.22 आपके पास जो डॉलर्स है हमारे पास, जो हमारे पास क्या डिमांड है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा बनेगा जो हमारे पास आएगा। अब आपने इसमें भी यही किया, यहाँ देखें आप, आपके क्या जी, यही वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इस वैल्यू के साथ जवाब ये आ रहा है। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, इसके साथ जवाब ये आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये वाली वैल्यू 9,000 क्या है, नौ 96,000 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.22 के साथ, तो जवाब आ रहा है हमारे पास, ये वाला जवाब आ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद 96,000 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.22 के साथ, जवाब हमारे पास ये आ रहा है। सही, फिर 64,000 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, हमारे पास वैल्यू ये आएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो पैसों का फर्क है वो कितना फर्क है। स्पॉट प्राइस 0.97 है या स्पॉट प्राइस 1.45 है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो पैसों में फर्क है। मैंने आपको एग्जाम्पल में लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी कि ये रेवेन्यू हमें फर्क क्यों पड़ रहा है, मगर कराची में होने के बावजूद आपको जो पैसा देना पड़ता है वो वही पैसे देने पड़ते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर या चाइना बॉर्डर के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर लोग उसके पैसे दे रहे होते हैं। तो आपके ऊपर एक ओवरबर्डन बनना है कि पोर्ट होने के बावजूद आपको फायदा जो है पोर्ट होने का नहीं मिल रहा होता। समझ में आ गई, हाँ या ना। या आपके आपके चैप्टर 6 से पढ़ा, चैप्टर 6 में यही लिया हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, इसकी लैब है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको कहा भी था लास्ट टाइम, मैं क्लास में करवाऊंगा आपको, मैंने बताया, बोला था ना, मैंने कहा ये मैं आप मुझे याद दिलाएगा, मुझे न्यूमेरिकल करवाना है और लैब भी करवानी है। तो न्यूमेरिकल भी होगी, लैब भी होगी, दोनों चीजें हो गई बहुत। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास मेरा कॉस्ट, ये हो गया इज इक्वल टू डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सही, और टू हमारे पास क्या है, ये इंडेक्स है, पीरियड है हमारे पास। ये टू जो है वो ये देखिए, ये पीरियड 2 है, यानी इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा G25, ये रहा G25 मल्टीप्लाई बाय H25, और H25 हमारे पास क्या है, तो ये H25। आपके पास क्या है, G25 मल्टीप्लाई बाय H25। स्पॉट प्राइस हमें कीमत जो मिल रही है वो हम लगा रहे हैं ये, मगर हमें जो कीमत मिल रही है वो मिल रही है 1.45 के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि हमसे बेच दें। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे इस हिसाब से, स्पॉट प्राइस के हिसाब से, तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आई, कॉस्ट जो हमारा पड़ी वो पड़ी हमारे पास तकरीबन 2,88,000, 2,08,800। हमारे पास क्या बनी, 2,08,800। मैं आपको एक्सेल फाइल में दे दी है, इसके फॉर्मूले लगे हैं, आप देख लीजिएगा। तो 2,08,800 आपके पास जो है वो कॉस्ट बनी हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आपने इसको भी देखा, तो आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो बने 1,71,360, फिर 14,000, फिर आपके पास ये G25 की वैल्यू मल्टीप्लाई किया 0.97 के साथ, तो 1,39,139,680 हमारे पास जवाब आ गया हमारे पास। ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू में से जब कॉस्ट निकालेंगे,
तो रेवेन्यू में से जब कॉस्ट निकालेंगे हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू जो है अगर प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो लॉस है। पहले बताएं कॉस्ट फंक्शन समझ में आया नहीं आया? लास्ट टाइम मैंने करवाया पूरा बर्गर की एग्जाम्पल लेके करवाई, एक एक चीज बताइए मैंने। हाँ, आपके पास क्या है यहाँ पर? आपके पास कॉस्ट फंक्शन जो है, आपका रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दिया आपने, जो आपने निकाला तो प्रॉफिट आया। अब हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस के अंदर। जब माइनस में जो वैल्यू आ रही होती है तो इसका मतलब हमें लॉस में जा रहा है। हमारे पास वैल्यू जा रही होती है वो लॉस में वैल्यू आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो हम लॉस में वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लॉस में वैल्यू को हम बता रहे होते हैं। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास डिसीजन जो हमारे पास आ रहा है नोट के थ्रू। जब नोट याद रखिएगा कि नोट आपके पास जो नोड है 0.25, ये 144 और 1.45, ये देखें ये पहली नोड है, ये देखें ये पहली, ये देखें ये देखें, ये देखें पहली नोड है। दूसरी है 1.44 1.19, ये भी दूसरी। तीसरी है हमारे पास 1 पॉइंट नहीं 96 और 1.45, ये 96 और 1.45। ठीक है बेटा। अब उसके बाद चौथी हमारे पास जो नोड आ रही है वो आ रही है ये वाली 96 और 1.19, यानी ये वाली नोड। तो ये सारे के सारे नोड्स हमने एक कलर दे दिया जिसको हम कहते हैं येलो। ठीक है बेटा, हम सारों को एक ही कलर दे दिया, हमने येलो कलर दे दिया इसको, हम ताकि इसको आइडेंटिफाई कर सकें और हम देख सकें कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो ये आप पहले जो जो मैंने बताया है कॉपी में लिख लें, वरना आप आगे का भूल जाएंगे। हाँ मैं रिपीट करवा रहा हूँ, जो मैंने पहले का बताया है ना वो पहले लिख दो, मैं ये येलो वाला दोबारा बता देता हूँ। ये कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ये सब फॉर्मूले देखो लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप उसको लिख लीजिए, उससे ले लें टाइम 3:30 पे। मैं आपको ये पहले लिख लें, अपने आप को समझा लें, उसके बाद जो है मैं आपको करवा दूंगा।
ये बेटा लिख ली सारों ने? ये हो गया डन। चलो भाई, जबरदस्त। अब ये हमने क्या किया कि हमने पहले डिमांड निकाली। डिमांड हमारे पास पता थी, हमारे पास की डिमांड है जगह से। उसके स्पॉट प्राइस निकाले, जितने क्या प्राइस थे हमारे पास वो पता लगे। हम रेवेन्यू जो कमाना चाह रहे थे
1.22 पर यूनिट हम कमाना चाह रहे थे, अर्न करना चाह रहे थे, मैंने आपको बता दिए। फिर हमने क्या किया कि रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास डिमांड के साथ, हमारे पैसे आ गए $1,71,000। सही है। उसके बाद आपका कॉस्ट फंक्शन निकाला, कॉस्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये आपके पास 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, ये जो 1.45 है, सही, ये हमारे पास इसकी पड़ रही कॉस्ट। सही है। तो हमारे पास क्या है, इसकी पड़ रही कॉस्ट हमने क्या किया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉट द कॉस्ट। आप कोई भी फंक्शन लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, कॉस्ट फंक्शन के अनुमाने वो चीज़ें होती हैं जिसमें लेबर कॉस्ट होती है, जिसके अंदर आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है, बिजली के बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, स्विच गैस के बिल होते हैं, तमाम कॉस्ट फंक्शन के अंदर आ रहे होते हैं। मैं आपको प्रॉपर जब ऊबर का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, आपके पास नंबर 1 ऊबर का मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको कंप्लीट जो है मैथमेटिकल मॉडल वो होगा आपके पास सप्लाई चेन के पर्सपेक्टिव से। फिर हमने क्या किया, कॉस्ट फंक्शन निकाला, फिर आप यहाँ देखिए 26 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सही है। तो डिफरेंट डिफरेंट के हिसाब से भी मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, आपका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जा रही है। तो अगर कॉस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल रही है यहाँ पर, आपका प्रॉफिट फंक्शन होगा क्या हमारे पास, प्रॉफिट मानिए था आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स, जितने का आपने बेचा। सही है। मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल को लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक बर्गर आपने 250 रुपये का बेचा है आपने, और आपके पास कॉस्ट उसकी 144 रुपये आ रही है, तो आपके पास इसका डिफरेंस जो है अगर मैं ये निकालूँ तो सही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं कंट्रोल V और यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ कर देता हूँ। तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, जो प्रॉफिट आ रहा है इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं, वो आपके पास आ रहा है तकरीबन 110 रुपये आपका प्रॉफिट आ रहा है। 110 रुपये जो आपको बच रहे हैं, इधर आपके पास क्या है, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स है, आर ऑफ एक्स माइनस के सी ऑफ एक्स है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आपके पास कॉस्ट आपको बर्गर की आई आपको 140 रुपये, और आपने जो बेचा 250 रुपये के बेचा, तो आपका प्रॉफिट एक बर्गर पे 110 रुपये आपके पास आ गया। तो आपको पता है कि आपको बिजली के बिल और तमाम चीज़ें देने के लिए, आपको डेडलाइन मीट करने के लिए, आपको प्रॉफिट में आने के लिए तकरीबन तकरीबन महीने के अंदर 1010 जो है वो बर्गर आप बेचेंगे, तो फिर आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट में आप लेके जाएंगे, आपकी कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है वरना लॉस में जा रहा है। सही है। तो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ। सही। अब प्रॉफिट फंक्शन मैंने बता दिया आपको, प्रॉफिट फंक्शन के माने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जैसे आपने माइनस किया आप आज में से, तो रेवेन्यू था 1,73,380, कॉस्ट की हमारे पास ज़्यादा पड़ रही थी कॉस्ट। सही है। तो 2,08,800। अच्छा, अब आप नीचे आप देख लीजिए, आपके पास कॉस्ट पड़ रही थी, रेवेन्यू पड़ रहा था आपके पास 1,73,680, कॉस्ट पड़ रही थी 1,71,000, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 4,320 का। सही है। फिर आप नीचे देख लीजिए, फिर आपका 1,73,680 और आपके पास जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 1,39,000, नहीं, कॉस्ट पड़े 1,39,680 और प्रॉफिट बनता है आपके पास 36,000 रुपये आपको प्रॉफिट बनता है। तो अब हमने क्या किया कि हमने जो येलो लाइट्स, जो येलो शेड्स लगाए हैं यहाँ पे, इसको लगाने की वजह क्या है, ये लगाने की वजह ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि इस नोड से कौन कौन से नोड कनेक्ट है हमारे पास। तो 1 2 3 4, अभी देख लीजिए 0.25 क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी अकरेंस है हमारे पास। तो ये जो 1,144 और 1.45 आपको दिखा चुका हूँ, 144 1.25, 96 1.45 और 96 1.19, यानी कि एक का गैप है बीच के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि येलो के अंदर आपके निकाल लें, इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई बाय K25। तो आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास K25 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तकरीबन लॉस में है यहाँ पर 33,120 यहाँ पास लॉस है। अच्छा, उसके बाद है K26 हमारे पास क्या है 4,320, यही हमारा प्रॉफिट के अंदर है। फिर हमारे पास है लॉस है 22,080, और फिर हमारे पास K29 है हमारे पास, तो हमारे पास वो है 2,880। तो आपके पास ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो नहीं आ रहा आपको,
आपको आ रहा है लॉस आ रहा है, जो कि आ रहा है माइनस के $12,000। तो आपकी कंपनी जो है यहाँ पे लॉस कर रही है, ये प्रॉफिट के अंदर नहीं जा रही। आइटम नंबर क्या है, चेंज है आइटम नंबर, और इसकी वैल्यू जो है आपके पास माइनस में आ रही है। अब बेटा आप इसको लिख लो मुझे, जब आप इसको लिखोगे तो मैं अब ब्लू वाले पे जाऊंगा। समझ में आ गया? समझ में आया ये? तो बेटा समझ में आया ये? आप इसको लिख लो, मैं इसको, हाँ मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। सही है, मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपके पास 0.25 की प्रोबेबिलिटी है, जो कि गिवन है। सही है, और K25 ये रहा, K25 K26 ये रहा, K26 येलो वाले आइटम में बोलेंगे। K28 बेटा ये रहा, K28 और K29 बेटा ये रहा, K29। तो आपके पास तमाम ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.25, इट विल वी हैव गॉट माइनस के $12,000। तो माइनस के $12,000 के माने ये कि आपके पास ये वाला जो आइटम है ये लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए तो मुझे बता दें, उसके बाद मैं नेक्स्ट बता दूँ। ये चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, और कंप्लीट चैप्टर में यही बताया हुआ था। क्या डन है? कर लिया? ओके। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट टास्क पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे अब देखा कि हमारे पास जो है, जो फंक्शन हमने कैलकुलेट किए, तो हमारे पास लॉस में जा रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो है ही है। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कंडीशन नंबर बी है हमारे पास। उसके अंदर जो है, इस नोट के अंदर हम उसको चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये है क्या। तो इसमें हमारे पास आप ये देख लें यहाँ पर कि इसकी 0.25 जो है प्रोबेबिलिटी हमारे पास, इसमें K26 से K27 यहाँ से पता लग गया बेटा। यहाँ देखो, ये हमारे पास है। तो इसमें क्या है, ये आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू D144 50.97, D96 1.19, और D96 0.97। एक्सपेक्ट प्रॉफिट कैसे आया मेरा बच्चा? ये बताओ कि हमें यहाँ लॉस है या प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे ना। तो सप्लाई चेन के रूल के हिसाब से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 0.25 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इन सारों को हम ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के हिसाब से, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं आ रहा बल्कि लॉस आ रहा है, जो कि $12,000, $12,000 है। ये चैप्टर 6 में बताया हुआ है मेरा बच्चा, मैंने बुक भी शेयर की हुई है। सबकी 0.25 बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी उन्होंने सिमिलर रखी है। प्रोबेबिलिटी आपके सिमिलर रखी है। अगर मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो 0.1 होती है, यानी 10%। ठीक है, चलूँ आगे। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल के अंदर असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से।
सही है, यानी कि आप अगर एक चीज खरीदी है आपने, आप अगर लिवर ब्रदर के अंदर हैं या कोई बड़ी कंपनी के अंदर है, तो उसको आप 4 से डिवाइड कर लें तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। जी। और अगर उसको 4 से डिवाइड कर लें ना तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। आप जैसे कि टोयोटा को आप देखें, टोयोटा की जो नई है उसके क्या पैसे क्या है, नई टोयोटा कार के क्या पैसे, अरे सुजुकी की बता दें, सुजुकी के कितने पैसे, सुजुकी कार के जो है ना ऑल्टो के कितने पैसे, अरे रफ आइडिया दे दो यार। 10 लाख प्लस नहीं, आपके पास कितने, 16 लाख की, कितने की, 15 लाख की, क्या नाम है तुम्हारा, 3.5, बिल्कुल सही है। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, देखिए 4 से आप डिवाइड करेंगे उसके अंदर तो 4 लाख की बनेगी, और ये 4 लाख ही इसकी कीमत असर है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो वही चीज जो अभी जो अफसा ने पूछा, सारा ने पूछा, यही पूछा ना मुझसे, 0.25 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि इंटरनेशनल रूल के हिसाब से हम ये चला रहे होते प्रॉबिलिटी। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये आपको मैं गिवन है। हम आगे यहाँ पे देख रहे हैं इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू में हमने क्या किया, 0.25 K26, सही, तो K26 में आपका क्या है, यहाँ पर K26 है, उसके बाद क्या है K27, यानी ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, उसके बाद क्या है K और 29 है हमारे पास, यानी ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये, चौथी वैल्यू ये, 4 वैल्यू हम इसको ले रहे हैं और इनको सबको ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.25 के साथ। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है एक्सपेक्टेड, वो आ रहा है हमारे पास 16,800, ये प्लस के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ ये आइटम प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है मेरा बेटा, जरा लिख लो जल्दी से। लिख लो तो बता देना। या बेटा कर लिया तो बता दो।
बेटा कर लियो तो बता दो। ठीक है। और कोई? अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी यही है हमारे पास। तो नेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जीरो, सॉरी 0.25, और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो प्लस आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी, फिर प्लस आएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, प्लस आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आएगी, जो रहेगा जो उसको लिखेंगे। हमारे पास माइनस के $8,000 आ रहे हैं। माइनस के $8,000 के माने हमारे पास ये आइटम लॉस में जा रहा है। सही है। उसके बाद इज इक्वल टू आपने लगाया, यहाँ पे 0.25 दोबारा लगाया, मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाने के बाद आपके पास ये आइटम आया हमारे पास प्लस, फिर आपके पास ये आइटम आया, फिर आया प्लस, फिर आपके पास ये वाला आइटम आया, फिर आपने लगाया प्लस, ये वाला आइटम आया, और आपने उसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और फाइनली है दिस। तो ये हमारे पास 11,200 जो है तो प्रॉफिट आ रहा है। तो 11,200 प्रॉफिट आ रहा है। ये 16,800 प्रॉफिट आ रहा है, हमारे पास 11,200 प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हुआ कि किस तरह से जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर कीमतें सबकी सेम हो तो, और स्पॉट प्राइस डिफरेंट हो, यानी कि आपको वो कीमतें जो है डिफरेंट है हमारे पास डिफरेंट जगहों के हिसाब से, तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 तो बिल्कुल कंप्लीट इन्होंने इसके न्यूमेरिकल के थ्रू बनाया है इसको। मैंने वो पूरा करवा दिया है। इसको आप लिख लीजिए दोनों वैल्यूज को, और उसके बाद में एक लास्ट बताऊंगा, उसमें कंक्लूजन होगी रिजल्ट की। ठीक है मेरा बेटा, तो जरा जल्दी से लिख लो उसको, ताकि मैं फाइनल रिजल्ट की तरफ जाऊँ।
तो बेटा हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो इस पार्ट के अंदर हमें क्या करना है। जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर क्या है, जो डिमांड है ये प्राइस है हमारे पास। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो प्राइस है, या देखिए 1.08, ये वो प्राइस है जिसको हमें मिल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, 1.32 को लॉस मिल रहा है, 1.08 को मिल रहा है प्रॉफिट, 1.32 को लॉस मिल रहा है, 1.08। तो हमें जो प्राइस हमारे पास है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर पैसा मिल रहा है, वो हमारे पास 1.08 है। सही है। तो हम अब हमने क्या करना है कि आपने क्या किया कि आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला। आपने आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला और पुराने साल के रेट के हिसाब से आपने क्या किया, पुराना जो साल था, पिछले साल था, उसके हिसाब से आपने निकाला। यानी कि आपने ये कहा कि L25, यानी कि हमारे पास यानी ये वाली वैल्यू 12,000, आपके पास क्या है कि 12,000 L25 हमारे पास क्या है, L25 हमारे पास आ गई $12,000, जो कि लॉस में। और आपने पिछले साल के हिसाब से जो उनको निकाल कर दिया, वो 1.22 नहीं था, बल्कि आपने क्या 1.1 कर दिया। आपने 1.1 हमारे पास क्या है, हमने लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया। तो L25 डिवाइडेड 1.11, तो आपके पास जो बना वो बना माइनस के $10,909। माइनस के $10,909 आपने निकाले। उसके बाद आपने जो प्राइस आपने दोबारा 16,800 जो आपके बन रहे थे, जो कि ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास, इस वैल्यू को भी आपने डिवाइड कर दिया 1.1 से। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पिछले साल की कीमतों के हिसाब से इसको जब रख कर देखा, तो आपको जो है पता लगा कि कितना आपको जो प्रॉफिट हुआ है। तो तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, तीसरी वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू लगाएंगे आप, एज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद आप ये लिखेंगे और डिवाइड पर लिखेंगे 1.1, 1.1 एक तो 10,181 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये है 1029। आपके पास ये लॉस में आपको वैल्यू आ रही है हमारे पास, और जो लास्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 11,000 इक्वल टू, आपने ये दिया और डिवाइडेड बाई कर दिया आपने 1.1 से, व्हाट वी गॉट, आपको 10,181। सही। तो आप ये देख लीजिए वैल्यू बिल्कुल टैली हो रही है, 15,000 और 7,900, ये बिल्कुल वही वैल्यूज आ रही है, बुक की आ रही थी वैल्यू, बुक की वैल्यू एज इट इज टैली हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन आपको मिलती जा रही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले का जो कॉलम था वो आपके पास क्या था, 12,000, 16,000, ये वाली वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस, भूल जाता हूँ मैं, एक्सपेक्टेड प्राइस हमारे पास था। और ये लास्ट ईयर की वैल्यू थी पिछले साल। ये वन जो है हमारे पास बता रहा है कि यहाँ पर नोट जो है हमारे पास पीरियड वन है। आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपने लिखा @ %, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा है
उसके बाद आपने क्या लिखा, इक्वल टू। आपकी ये समझ में आ रही है, मुश्किल लग रही है? सही। आपको आखिरी वैल्यू जो वही आएगी। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये वाली सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये हमारे पास ये लास्ट ईयर के हिसाब से आ गई, ये छोटी प्राइस आ गई। ऐसा करता हूँ कि इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया नोट। अच्छा, नोट के अंदर क्या है, दो चीजें। एक है डिमांड, दूसरा है स्पॉट प्राइस। तो डिमांड नंबर डी है और प्राइस नंबर डी है। अब हमारे पास डिमांड कितनी थी? ये है 12,000 समथिंग, 1,20,000। लास्ट ईयर के हिसाब से तो हमारे पास है ठीक है। प्राइस है 1.32, 1.08, 1.32 और 1.8। ये बेटा, तो ये हमने हिसाब से बना लिया प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो आप अब क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने भी कैलकुलेट करके बताया, हमने बता दिया कि भाई इस तरह से बन रहा है। और प्राइस को भी हमने चेंज करके देखा, फ्लक्चुएट करके देखा, तो चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है बेटा, तो हमने ये बता दिए यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, L25 हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हम करके देख रहे हैं और क्या आ रहा है। तो L25 हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू वो ये वाली है हमारे पास, हम कहते हैं। यानी ये वाली, ये GHI, हमने क्या किया, हमारे पास L25, L25 है हमारे पास माइनस के 12,000। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। और नहीं, हम इसको करते हैं E39।
L25 मैं इसकी वैल्यूज को मैं बेटा इसको मैं देख लेता हूँ, देख के बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं इसकी वैल्यूज को, तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे ये चीज़ सीख ली जरूर कि हमारे पास जो कौन कौन से एरियाज हैं जो कि ऐसे हैं और किस तरह से हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो ये वैल्यू गलत है, तो ये वैल्यू तो सही है, तो मैंने खुद निकाल ली, वैसे नहीं कह रहा। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, L25 हमारे पास जो कि माइनस के 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 1.22, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितनी, माइनस के L25 जो है ये जाहिर सी बात है 12,000 है, मल्टीप्लाई 1.32, ये भी 1.32 वैल्यू सही है। 1.32 जो है हमारे पास क्या है एक्चुअल में, 1.32 हमारे पास है F(39). ठीक है, F(39) है हमारे पास, प्लस L25 यानी कि माइनस के $12,000। तो हमने निकाला तो 10,800 आ रहा है। मगर यहाँ पर जो जवाब आ रहा है हमारे पास 22,900 समथिंग आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं इसको चेक कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये आपको नजर आ रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये सेम ये चीज़ हमने उठाई, हमने कॉपी किया। इसमें L25 था हमारे पास, अब इसमें L25 नीचे वाले में नहीं आएगा, नीचे वाले में आपके पास आएगा 16,800, इस वजह से एरर दे रही है। तो आप इसको कॉपी करें और यहाँ लिखें आपके पास M of 26, M of 26, M of 26 और M of 26, 19,000 समथिंग जो है आपको वैल्यू आ रही है। जी बेटा जरा बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर आप इसको कॉपी करें और कंट्रोल भी कर दें, ये भी जवाब नहीं आएगा आपके पास, तो आप करेंगे इसको O of N of 28, N of 28, दो सौ हमारे पास आ रही है। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू आएगी वो अगेन आपके पास दो सौ लॉस में आ गया हमारे पास, दो वैल्यू हमारे पास लॉस में आ चुकी है। हमारे पास हो गया ये आखिरी वाला हो गया O of 12,000, 12,678, अड़सठ अड़सठ जो है वहाँ पर भी वैल्यूज आ गई, इसका हमने निकाला कैलकुलेट किया हमारे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इसके अंदर तो दो प्रॉफिट के आ गए हैं, दो लॉस के वहाँ पर आ गए। सही है, और जो प्राइस हमने लास्ट ईयर के हिसाब से रखे थे, तो लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से डिमांड ज़्यादा भी थी, तो अब तो ये डिमांड भी डिफरेंट डिफरेंट है। वाई डिफरेंट वैल्यू लास्ट ईयर के हिसाब से ना, लास्ट ईयर के हिसाब से देखें, आप चीज़ बेचते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के साथ बिक्री होती है कि बाइंग पावर के हिसाब से। अगर आप वही वाली बात है, कोई प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हैं इस्टोनिया के अंदर, तो वो आपके पास $1 भी इनको निकालना मुश्किल होगा। अगर वही चीज़ आप बेच रहे हैं आपके पास अमेरिका के अंदर या कोई और कंट्री के अंदर या फिर अमीर कंट्री जो है डेनमार्क के अंदर, तो $1 के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ वाली बात है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ, चाइना है वो बाइंग पावर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है, बाइंग पावर है, और
हिसाब से चीजें चलती हैं उसके तो सही। अच्छा, अभी लास्ट वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू इसके अंदर क्या है। अच्छा, सवाल जो दिया हुआ है, सवाल के अंदर जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो है डिमांड 100 यूनिट्स है हमारे पास, तो 1 लाख यूनिट है। अब ये देखो ना यहाँ पे 12,000, ये 120, 120 के है ये, यानी कि आपके पास क्या है 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, इतनी सारी वैल्यू गिवन है। तो हमने इसकी वैल्यूज को निकाला है। ये देखो ये पीरियड 2 है, यानी कि आज का साल है, ये क्या पिछला साल है, जब आप उससे पहले का साल है। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास, हमने क्या किया, तो जो लोड बनी हमारे पास कि हमें पता लगे कि ये है या तो नहीं है, तो हमारे पास डिमांड कितनी थी, इसको अलग ही लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो डिमांड है वो हमारे पास क्या एक 1 लाख की डिमांड है। प्राइस जो रखे थे आपने 1.2 रखे थे, सही है। उसके बाद आपने जो वैल्यू से कैलकुलेट किया वो ये वाली वैल्यू से, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू से 0.29 आप निकाल रहे थे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस की, एक्सपेक्टेड प्राइस की वैल्यू निकाली थी, तो हमने किस तरह से निकाली थी, क्या कैलकुलेट किया था, वो थी हमारे पास यहाँ से निकाली था। तो भूल गए ये आके, 818 जो मैंने कैसे निकाला था, मेरे दिमाग में खराब हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है मैं आपको इसमें बता दूंगा कि ये क्या है, किस तरीके से क्या कुछ मेरे दिमाग से निकल गया मेरा। 3818 जो है इसमें क्या आई थी वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू क्या थी, मेरे को दिमाग से इसका सॉल्व पता नहीं हो गया। तो मगर जैसे हमने इसको निकाला था, तो हमने इसको ये वाली ये सेम वही है वैल्यू, बिल्कुल सेम है। 1.1 था यहाँ पर, इस रेट से निकाला, मुझे रेट याद नहीं आ रहा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो आप करेंगे क्या कि जो वैल्यू आ रही है हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1.1 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे आपने 1.1 डिवाइड किया, यहाँ पर आपने ऑलरेडी लास्ट वाली वैल्यू आ रही है। खैर मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 818, 818 ये हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस थी। पीडीपी के अंदर जो है हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सारी वैल्यू को हम करेंसी कर लेते हैं। अब हम कहते हैं इक्वल टू दिस वैल्यू, डिवाइड करवा दिया और 1.2 से डिवाइड कर दिया, 1,400, हाँ यही आ गई वैल्यू। ठीक है, फिर हमने जो लास्ट वैल्यू निकाली वो हमने किया इक्वल टू, माइनस से 12,000 था ना ये, तो आपने लिखा है यहाँ पर, पहले देखिए प्रॉबिलिटी,
मैं चेक करने के लिए लिख रहा हूँ, मैं पता है बड़ा फॉर्म लिखा है। तो F40 था, था क्या F40? था 1.08। हेलो कौन सर, नवीन बात कर रहा हूँ। सर आप इधर ऑफिस में ही हैं? हाँ सर, एच ओ डी सी एस, अच्छा सर आप क्लास ले रहे हैं सर। एच ओ डी सी एस ने कहा कि एन टी एस की लीव पे पहले आप साइन करेंगे, उसके बाद वो करेंगे साइन। तो ठीक है सर, आप आ जाएं फिर ये कर दीजिएगा। ठीक है ओके सर, ओके हाफिज़। अच्छा बेटा, तो इसका मतलब यही था, हमारे पास हमने फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर। तो ये था 1.22। ठीक है मेरा बेटा, तो इसमें क्या था 1.22, तो हमने जब हमने 1.22 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू थी 1.2, ये थी हमारे पास डॉलर, डॉलर, आई डॉलर, डॉलर 25 था, डॉलर 24 था, तो मतलब 1.22 होता है। उसके बाद आपको जो दूसरी वैल्यू है, वो आपके पास जो यहाँ पे आ रही है, तो आ रही है एफ ऑफ 44। ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू आ रही है हमारे पास 3800, ये सही वैल्यू है। 3894, ये बिल्कुल सही हमारा वैल्यू आ रही है। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया था जब हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमारे पास जो यूनिट थे तकरीबन 1 लाख यूनिट्स थे हमारे पास, प्राइस रखी थी 1.2, हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था हमारे पास ये था 3808 था हमारे पास। अब प्रेजेंट वैल्यू 340, और फाइनल वैल्यू आप बता रहे 3894.26। अच्छा, इसके अंदर ये जो प्राइस है हमारे, ये गिवन है हमारे पास। अच्छा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या था 3818, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला भूल गया, तो इसके नीचे जो है ना, इसको मैं रेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ से लिया था। ठीक है मेरा बेटा, तो ये वाली बात थी। तो या तो ये गिवन है आपका सवाल में, तो मैं सवाल में चेक कर लूंगा मैं। हाँ बेटा, यही तो मैंने बताया 3818 कहाँ से आई, मैं भूल गया हूँ। मैंने ड्यूरिंग लेक्चर 4-5 दफा बोला तो है, मैंने भूल गया हूँ कि ये वैल्यू तो सवाल से आई है, ये कहाँ से आई है, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। और ना एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते थे, वो यहाँ से कैलकुलेट की है हमने, ये देखो ना, डिसीजन ट्री से ये सारी कैलकुलेट की तो है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये देखो ना, एक्सपेक्टेड ये वैल्यू यहाँ से आ रही है ना, 0.25 के हिसाब से, मगर ये साल ही शुरू है, इसका मतलब गिवन हो गया, यानी कि पहला साल है। समझ में आ रही बात मेरा बेटा? तो इसमें तो हमारे पास कई चीजें है ही, एक ही चीज है, तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है जो मैं बताना चाह रहा था आपको, और मुझे तो यही लग रहा है कि इसके अंदर उन्होंने वैल्यू जो है एक एक सर्टेन वैल्यू रखी है और उसके बाद कुछ चला दिया है, मुझे तो यही लग रहा है इसमें। ओके, कोई सवाल है तो उसको पूछ लो, या और आगे पढ़ना है? बेटा एक्सेल फाइल भेज दी मैंने मेरा बेटा, वो वेब चेक करो ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कहाँ गया? ये रही ना फाइल, ये रही बेटा।